पहले बताएँ कि बिहार में कैसा महामारी का रूप ले चुका है डेंगू और डेंगू बीमारी होता क्या है? जिस प्रकार से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि डेंगू की जो समस्या है बिहार में एक बड़ा गंभीर रूप लेता जा रहा है और बड़ी समस्या बनकर के उभर रहा है। क्योंकि डेंगू जैसी बीमारी का नाम जब जुबान पे आता था तो दिल्ली, गुजरात, मुंबई जैसे जगहों का स्मरण होता था कि वहीं ये बीमारी होती थी। लेकिन जिस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में अस्पतालों में मरीज जा रहे हैं, छोटे-छोटे अस्पतालों में मरीज पहुँच रहे हैं, जिला मुख्यालयों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि डेंगू अपने विभत्स रूप में बहुत ही एक्सटेंसिव फॉर्म में जिला लेवल तक अपना पाँव जमा चुकी है। और जहाँ तक डेंगू का सवाल है, डेंगू एक बुखार कराने वाली वायरल बीमारी है जिसे हम विषाणु जनित बीमारी कहते हैं। लेकिन एक मच्छर के द्वारा काटने से होता है क्योंकि मच्छर इसमें मेडिएटर यानी कि वाहक के रूप में काम करता है। मच्छर मरीजों को या फिर स्वस्थ व्यक्ति को काट करके वो विषाणु को उसके शरीर में प्रविष्ट कराता है। मच्छर का बस इतना ही रोल है। और फिर व्यक्ति जब संक्रमित हो जाता है डेंगू से, तो डेंगू के जो लक्षण हैं, उस रूप में वो बीमार होकर के सामने आता है। तो क्या ये जैसे कोरोना फैल रहा था वन टू वन एक दूसरे से संक्रमित होकर फैल रहा था, तो क्या मच्छर को अगर ना रोका जाए तो वो कोरोना जैसे फैला सकता है? कोरोना से डेंगू की तुलना तो नहीं की जा सकती है, सिर्फ़ दोनों में समानता इस बात की है कि दोनों वायरल बीमारी थे, विषाणु जनित बीमारी थे, लेकिन दोनों के प्रसार में बिल्कुल भिन्नता है। जैसे कोरोना जो है कि साँसों से, थूक-खखार से फैलने वाली बीमारी थी, लेकिन डेंगू जो है, ऐसे नहीं फैलता है। किसी संक्रमित व्यक्ति को किसी मच्छर ने काटा और फिर उसी संक्रमित मच्छर ने दूसरे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया, तो फिर वो डेंगू से ग्रसित हो सकता है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसका प्रसार बहुत तेज़ी से हो सकता है यदि हम मच्छरों पर नियंत्रण ना करें, क्योंकि मच्छर से फैलने वाली समस्या है। तो यदि मच्छरों को पनपने के लिए पर्याप्त यदि हमारे पास गंदगी है या फिर हमें रोकथाम का उपाय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जितनी ज़्यादा संख्या में मच्छर होंगे डेंगू के, जो एजिड मच्छर होता है, एडिस एजिप्टी मच्छर है, जो चिकनगुनिया भी कराता है। तो सेम मच्छर जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे, उतने ही ज़्यादा इस बीमारी को के वाहक के रूप में कार्य करेंगे और बीमारी को फैलाएँगे। जी, मतलब एक चीज़ था कि कोरोना में ड्रॉपलेट के माध्यम से कोरोना का प्रसार हो रहा था, जी। यहाँ मच्छर के माध्यम से हो रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या मच्छरों को रोक देना चाहिए? बिल्कुल, इस बीमारी के इलाज में या कहें कि नियंत्रण में, मच्छरों का नियंत्रण करना, मच्छर को मारना, मच्छर को पनपने ही नहीं देना, मच्छर की संख्या वृद्धि करना, ब वृद्धि होने से रोकना, यही ज़्यादा कारगर उपाय है। तो जबकि ये एक हर व्यक्ति इस उपाय को लागू कर सकता है, इस उपाय के साथ चल सकता है और मच्छरों के विकास को, मच्छरों की संख्या को घटा करके इस बीमारी को त्वरित जो है कि नियंत्रित किया जा सकता है। एक चीज़ ये जानकारी है डॉक्टर साहब की जो है मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, जी, वो गंदगी में भी पनपते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो डेंगू का जो मच्छर है, वो साफ पानी में भी पनपता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आम लोगों को ये बता देना आवश्यक है कि जिस प्रकार से मलेरिया बीमारी को फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं, एनोफिलीज़ जो मादा मच्छर है, वो यू सामान्य तौर पर गंदे जगहों में, गंदे तालाब में, गंदे नालियों में, कीचड़ में, जहाँ गंदगी ज़्यादा है, वहाँ पे फैलता है। लेकिन ये जो एडीज़ मच्छर है जो डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी का वाहक है, वो साफ पानी में भी हो सकता है, फूलदानी में हो सकता है, खुले बर्तन में रखे पानी है कुछ दिनों से 2-4 दिनों से उसमें पनप सकता है, टायरों में रह सकता है, साफ पानी जो घर के आस-पास में पड़ा हुआ है वहाँ भी पनप सकता है। तो ये इसकी ख़ासियत है इसलिए हमें साफ पानी सोच कर के मच्छर नहीं पनपेंगे या डेंगू नहीं फैलेगा इस बात के लिए आश्वस्त नहीं होना है। तो हमें साफ पानी को भी बदलते रहना है, ढक के रखना है या मच्छर को पनपने के लिए जो जो ज़रूरी उपाय है उस पर एकदम हमें कारगर जैसे तरीके से क्या-क्या मच्छर को रोकने के लिए किया जा सकता है? एंटी मस्कीटो स्प्रे डाला वो छिड़काव किया जा सकता है, बिल्कुल। मच्छरदानी का उपयोग क्या किया जा सकता है? जैसा कि ये मच्छरों के द्वारा ये प्रसारित किया जाने वाला बीमारी है डेंगू, तो घुमा-फिरा के बात आती है कि हम मच्छरों को कैसे रोकें या मच्छर काटने से हम कैसे रोकें? तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पानी में मच्छरों का की उत्पत्ति होती है, मच्छर फैलते हैं, तो हम घर के आस-पास में या घर में भी पानी के जमाव को रोकें। जो पानी काफ़ी दिनों से बिना वजह का पड़ा हुआ, उसे हम ढक दें, उसे हम गिरा दें, उसे हम दूसरे तरीके से उपयोग कर लें और फूलदानी हो गया, कोई टायर हो गया, कोई डब्बा हो गया जिसमें पानी पड़ा हुआ है, वो ऐसी जगहों पर हम पानी को संचय करके ना रखें और यदि रखें भी तो हम उसको ढक दें। हुँ। ये एक चीज़ हो सकता है। दूसरा साफ-सफाई तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है ही। तीसरा क्या चीज़ है कि हम अपने घरों में मच्छरदानी का प्रयोग करें। चौथी बात क्या है कि घरों के खिड़कियों पर यदि संभव है, तो हम जाली लगा दें।
और दूसरा ये क्या है बहुत बड़ी जानकारी दे जी। रहे हैं डॉक्टर साहब। घरों के खिड़कियाँ जो जो बाहर की तरफ से खुलती हैं, उस पर यदि हम मच्छरदानी लगा सकते हैं, उधर पे हम जाली लगा सकते हैं, तो ये अपने आप में एक मच्छरों को रोकथाम के लिए बात हो गई। दूसरा क्या है, छोटे बच्चे या जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपने शरीर पर फुल कपड़ा पहन करके, जिसे हम बोलते हैं ना कि फुल स्लीव कपड़ा पहन करके रखें, बदन को ढक करके रखें। हम जब बाहर जाएँ तो हम जूता, चप्पल अच्छे से शूज़ पहन सकते हैं, फुल स्लीव कपड़े पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम मच्छरों के कटाव से या मच्छरों के काटने से हम अपने आप को बचा सकते हैं और फिर फाइनली क्या है कि इस बीमारी से रोकथाम हो सकती है। डेंगू को तो हम समझ चुके हैं कि डेंगू मच्छर से फैलता है, लेकिन डेंगू बीमारी का लक्षण क्या होता है? कैसे हम समझ पाएँगे कि नॉर्मल बुखार ये नहीं है, मलेरिया नहीं है, ये डेंगू है? डॉक्टर साहब, ये आपको देखने वाले जो मगध पोस्ट के जो ऑडियंस है, वो जानना चाहेंगे कि डेंगू का लक्षण क्या होता है? कहीं बुखार कोई साधारण बुखार आ जाए, तो वो डेंगू तो नहीं हो सकता? अगर डेंगू होगा तो फिर कैसा होगा? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि डेंगू जो है एक बुखार के रूप में प्रारंभ होने वाली बीमारी है और हर व्यक्ति को तकरीबन बुखार होता ही होता है। लेकिन बुखार की जो प्रवृत्ति है, जिसे हम नेचर ऑफ फीवर कहते हैं, वो थोड़ा अलग होता है। हाई ग्रेड फीवर होता है। कई बार 102, 103, 104 तक बुखार हो जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट और ये बुखार जो है कि अक्सर हाँ, जो है कि बदन दर्द, जोड़ों में दर्द अ, म मांसपेशियों में खिंचाव के रूप में होता है। कई बार सर में बहुत तेज़ तीखा दर्द होता है, कई बार उल्टी भी होती है। तो जब किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार हो, शरीर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो और आँख में रेट्रोबल्बर पेन का मतलब होता है कि हमारे आँखों के पीछे बहुत तेज दर्द हो। जब हम आँख इधर-उधर घुमाएँ तो भी हमें बहुत तेज दर्द हो, सर में दर्द हो, उल्टियाँ हो, जी में चल रहा हो। ये सारी स्थिति जब यदि बुखार के साथ जुड़ जाए, तो मन में एक संदेह होना चाहिए कि ये जो है कि डेंगू बुखार हो सकता है। फिर आगे हमें फिर अपने चिकित्सक के पास जाकर के जाँच करानी चाहिए। जी। अगर डेंगू डिक्लेयर हो गया कि डेंगू है जाँच के बाद, तो वैसे मरीजों को क्या एहतियात बरतना चाहिए? क्योंकि जैसे ही घर में लोग जानते हैं या वो मरीज को पता होता है कि मुझे डेंगू हम पॉज़िटिव हो चुके हैं, वो जी। डर जाता है, पैनिक हो जाता है और पैनिक किसी भी बीमारी को खतरनाक रूप में ले जाता है। क्योंकि आत्मविश्वास से जो है मरीज को बीमारी बढ़ता है और आत्मविश्वास अगर घट जाता है तो मरीज बहुत सीरियस हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जानना लोग चाहेंगे कि अगर डेंगू पॉज़िटिव हो गया, तो फिर क्या करें और कैसे वो ठीक होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। अ आप विश्वास तो बना के रखना ही है हम सबको और डेंगू यदि जाँच में जैसे डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं, डेंगू सीरोलॉजी में यदि ये पॉज़िटिव आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास अपना खोने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक प्रकार का साधारण बुखार है और ये भी एक स्वास्थ्य की समस्या है जिसका समाधान है हमारे पास। तो जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि जाँच में यदि आपको डेंगू पॉज़िटिव आता है, तो बहुत ज़्यादा भयभीत होना, बड़ी अस्पतालों में भर्ती हो जाएँगे, बड़ा इलाज कराएँगे, ऐसी ऐसी चक्कर में नहीं पड़नी है। आपको अपने फ़िज़िशियन पे भरोसा रखना है और जो फ़िज़िशियन अच्छे हैं मेरा इशारा है कि जो लोग डॉक्टर हैं, जो इलाज कर रहे हैं, उनके पास जाकर के आप अपनी समस्या साझा करें और जाँच के पॉज़िटिव आने पर वो आपको उचित इलाज करवाते हैं। जहाँ तक घबराहट की बात है, घबराहट से तो किसी भी चीज़ का इलाज हो नहीं सकता है। इस बीमारी की बात क्या थी कि इस बीमारी को हम कैटेगराइज़ करते हैं। माइल्ड यानी कि बहुत साधारण, मॉडरेट, सीवियर ऐसे करके हम लोग बाँटते हैं यानी कि गंभीरता के अनुरूप बीमारियों का वर्गीकरण हम करते हैं। माइल्ड जब हम बोलते हैं जब कोई साधारण बुखार आ रहा है, बदन में दर्द है, साधारण पैरासिटामोल से ठीक हो सकता है। मॉडरेट जब हम बोलते हैं जब थोड़ी समस्या और बढ़ जाए, उल्टियाँ होने लगे, पेट में दर्द होने लगे और सीवियर तब हम बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए, बार-बार उल्टियाँ होने लगे, हम कुछ भी नहीं खा पाएँ, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो, बदन में दर्द हो और कई बार तो नाक से, मुँह से खून की उल्टियाँ होने लगती है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग सीवियर फॉर्म ऑफ द डेंगू कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ही मरीजों को भर्ती करने की ज़रूरत होती है, आईसीयू में जाने की ज़रूरत होती है और जिन मरीजों को प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाता है तकरीबन 20, 25, 30 हज़ार से कम हो जाता है, तो प्लेटलेट चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो कैटेगराइज़ करके यानी कि वर्गीकरण करके डेंगू के बुखार को ही हम इलाज को भी वर्गीकृत करते हैं, किनको भर्ती होने की ज़रूरत है, किनको घर पे इलाज हो सकता है। तो पैनिक होने, घबराने, आत्मविश्वास खोने की आवश्यकता नहीं है। आप सब संतुलित होकर के, आत्मविश्वास से भर करके और समुचित इलाज के लिए तैयार होकर के अपने फिजिशियन पे भरोसा करें और इलाज हो सकता है। डेंगू में ये प्लेटलेट्स का कनेक्शन क्या है? ये प्लेटलेट्स होते क्या हैं? लोग समझना चाहेंगे कि प्लेटलेट्स होता क्या है? और डेंगू अगर हो गया तो प्लेटलेट्स काउंट क्यों गिरता है? और प्लेटलेट्स काउंट्स का बॉडी में क्या जी, जी, इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे लोगों को तमाम चीज़ों की जानकारी होती है, फुटबॉल की, क्रिकेट की, बैडमिंटन की, लेकिन हमारे शरीर के बारे में हमारे आम लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, तो ये जानकारी कैसे होगी? बातचीत करने से होगी। हमारा जो रक्त है जिसे हम ब्लड कहते हैं, उसमें फ्लूइड पार्ट भी है और कुछ कंपोनेंट है, सेल पार्ट भी होते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे ब्लड में लाल रक्त कणिकाएँ जिसे आरबीसी कहते हैं,
और श्वेत रक्त कनिकाएं जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स भी इसमें एक कंपोनेंट है जो सेल ही है। तो प्लेटलेट्स का मुख्यतः काम होता है हमारे खून को जमाना। यदि कहीं कट जाए, खून का स्राव हो रहा है, तो वहां पर वो छक्का बना के, छल्ला बना के, थक्का बना करके खून को जमने में मदद करता है। और इसके लिए जरूरी है कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 1 लाख से ऊपर होने चाहिए। और जब प्लेटलेट की मात्रा बहुत घट जाती है, तकरीबन 30,000 से बहुत कम आ जाता है, तो खून बहने की या खून जो बह रहा है उसको बचाने, रोकने, जमाने की क्षमता में कमी आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी कि प्लेटलेट्स की कमी की स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है कि रक्त स्राव को बढ़ाता है। तो डेंगू में विशेष करके ये जो प्लेटलेट्स है, सेल है, ये ज्यादा प्रभावित होते हैं और हमारे शरीर से खून बहने की क्षमता जो है, खून जमने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। तो किसी व्यक्ति को यदि प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाए, तो नाक से, मुंह से, कान से या फिर शरीर के आंतरिक हिस्सों में ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए प्लेटलेट्स पे हम ज्यादा गौर करते हैं। प्लेटलेट्स की जो संख्या है उस पर हम गौर करते हैं कि कहीं वो बहुत कम तो नहीं हो रहा है, और विशेष स्थिति में चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो आज के डेट में ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स उपलब्ध रहता है। हम ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स लेकर के हम उसको डॉक्टर के देखरेख में चढ़ा सकते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और लोग जानना चाहेंगे कि अगर डेंगू हो गया, तो अगर प्लेटलेट्स हम नहीं चढ़ा रहे हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ा कम है, तो क्या खाएँ? बिल्कुल। कौन-सा आहार हम लें कि वो प्लेटलेट्स भी बढ़े, हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहे, सब कुछ मेंटेन रहे और डेंगू के मरीजों को क्या-क्या खाना चाहिए? बहुत सारी बीमारी में बहुत सारा खाना परहेज़ कर दिया जाता है। लोग और ये गाँव से हमारे जो लोग हैं या हम अपने बॉडी के बारे में नहीं जानते, हम अपने बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं, जब बीमार होते हैं, तो कई बार लोग चावल छोड़ देते हैं कि नहीं सिर्फ़ रोटी खाना है। कई बार रोटी छोड़ देते हैं कि गीला चावल खाना है। तो क्या खाएँ? डेंगू के मरीज़ क्या खाएँ और क्या नहीं खाएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। अ, आम तौर पर लोग खाने-पीने को लेकर के बड़ा चिंतित रहते हैं। इलाज से ज़्यादा लोगों की चिंता खाने को लेकर के होती है कि क्या खाना है, नहीं खाना है। तो इस बीमारी में खाने को लेकर के निर्देश यही है कि जब आदमी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया है, उल्टियाँ हो रही है, भूख नहीं लग रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खा नहीं पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि अस्वस्थ हैं, तो पीने जैसी चीज़ को, तरल पदार्थ हो गया, फ्लूइड हो गया, जूस हो गया, ओआरएस का घोल हो गया, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन हमें करना चाहिए। और वो तमाम भोज्य पदार्थ जो साफ़ है, सुरक्षित है, आसानी से पच सकते हैं, उन सबको भोजन के रूप में लेना चाहिए। दूसरा क्या है, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं, जैसे बकरी का दूध है, गोट मिल्क है। प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए पपाया हो गया, वो हमें ले सकते हैं, कीवी हो गया, वो हम खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भयभीत होकर के बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लें। अब 2 लीटर हम बकरी का दूध पी लें 1 दिन में ही, 4 पपीता खा लें, आधा किलो कीवी खा लें, ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ करें, हम संतुलित करें और अपने चिकित्सक के मार्गदर्शन के अनुरूप ही करें। तो हम भोजन को हम अपने वो में शामिल करें तो इतना मात्रा में करें जो हम खा सकते हैं, पचा सकते हैं, ज़्यादा तरल पदार्थ लेना चाहिए और बकरी का दूध मिले तो पीना है, पी सकते हैं और कीवी हम खा सकते हैं, पपाया हम खा सकते हैं और जितना भी ज़्यादा तरल पदार्थ, जूस, फ्रूट्स, दही, लस्सी के रूप में यहाँ पे ले ये सकते हैं। चीज़ हम जी, रुकना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि लोग कहते हैं कि जब बुखार हो जाए, जी। ठंड देके बुखार आ रहा है या तेज़ बुखार आ रहा है, तो लोग जूस नहीं पीते हैं। उनको लगता है कि जूस पिएँगे तो बुखार में बढ़ोतरी होगी, खाँसी हो सकता है, बीमारी बढ़ जाएगी, तो क्या जूस लेना चाहिए? ये सब स्थिति को देखते हुए संतुलित तरीके से करना है। किसी व्यक्ति को लगातार खाँसी हो रही तो वो ठंडा कोई भी पेय पदार्थ पीने से बचना चाहिए। वो जूस ही क्यों ना हो, वो पानी ही क्यों ना हो, ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए और बुखार की स्थिति में कोई भी चीज़ ऐसा जो पीने में तकलीफ हो रहा है तो उसको थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। लेकिन बुखार जैसे ही खत्म हो तो आप पीने वाली चीज़ें, तरल पदार्थ आप बिल्कुल पी सकते हैं। जूस क्या गर्म करके ले सकते हैं हाँ, 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 बिल्कुल, गुनगुना? बिल्कुल। ये आम धारणा है कि जूस को फ्रिज में रख के ही पीना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नारियल पानी, साधारण पानी, जूस ये सब आप गुनगुने पानी में रख करके, उसे गुनगुना करके भी बिल्कुल पी सकते हैं। डॉक्टर साहब नारियल का बिक्री बढ़ गया है शहर में जी, जी। कि भई नारियल पीने से, नारियल का डाब पीने से डेंगू जो है वो ठीक होता है या बुखार जो है ठीक होता है। नारियल का क्या इम्पोर्टेंस है और कीवी क्या है? अच्छा, आप जानते हैं कि विटामिन सी से भरा हुआ एक फल है, कीवी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कीवी डेंगू बुखार का इलाज है। किन क्योंकि कीवी जो है विटामिन सी रिच एक फ्रूट्स है, जूसी फ्रूट्स है, वो हमें ऊर्जा भी देता है, तो हम उसको प्रेफ़र करते हैं, यदि है तो उसको हम खाएँ। ऐसा नहीं है कि उसको जा कर के पटना से खरीद के ला कर के अपना डेंगू का इलाज करें, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात क्या चीज़ है, जैसा हम बता रहे थे खान-पीने को लेकर के, पीने को लेकर के, कि जो भी तरल पदार्थ उपलब्ध है उसको आप पी सकते हैं। यदि नारियल पानी है तो उसे पीजिए। ऐसा नहीं है कि हम घर में जो कि आधा दर्जन नारियल खरीद कर के लेके आ रहे हैं, बहुत कर्ज़ लेकर के नारियल खरीद रहे हैं, तो उसे बहुत विशेष लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
नारियल यदि आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में बाजार में 50, 60, 70 रुपए, 80 रुपए तक का एक नारियल मिलता है। आप यदि लग रहा है कि हमको इलाज के पैसे नहीं है, तो नारियल पीने जैसी कोई बाध्यता नहीं है। आप यदि इलाज करा सकते हैं, नारियल खरीद सकते हैं, तो नारियल का पानी पिए, अन्यथा ₹5 में मिलने वाला ओआरएस का घोल, ये अपने आप में पर्याप्त है, जो आपके शरीर को हाइड्रेट करके यानी पानी से तरल बना के रख सकता है और आपको डेंगू जैसे बीमारी से लड़ने में, जूझने में और उससे निकलने में आपको मददगार साबित हो सकता है। ये जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये वो जय कुमार हैं जिन्होंने कोरोना में हज़ारों लोगों को बचाया है। औरंगाबाद में बंद आईसीयू जो सालों से बंद पड़ा था उद्घाटन के बाद से, उस आईसीयू को उन्होंने चालू कराया था। अपने पुराने एम्स अस्पताल से के डॉक्टरों से बात करके और अपने यहाँ के स्थानीय कुछ साथियों से, जो अस्पताल के कर्मी थे, उनसे उनको मोटिवेट करके, उनको समझा करके उसको चालू किए थे। तो जय कुमार अपने आप में बहुत बड़े शख्सियत हैं, महामारियों से निपटने के ये माहिर हैं। ये महामारी से कैसे निपटा जाता है, ये उसकी पूरी हुनर जानते हैं। तो आपको डेंगू अगर हो गया, तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, किसके गाइडलाइन में आपको इलाज कराना है, ये बता रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।